एनबीकेजीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो 8वां टेस्ट सीरीज है उसमें मैं जो 50 क्वेश्चन मैंने आपके साथ जो दिया है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उसमें मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर अगर आपने अब तक की 50 क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है तो कृपया इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया वो 50 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लें तथा अपना असेसमेंट कर लें कि आपने कितना इसको सही किया, आपका तैयारी किस दिशा में जा रही है। तो पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्न में से कौन से आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन के तहत जो मॉटिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन है क्या। तो रामसर कन्वेंशन है कि 2 फरवरी 1971 में जो ईरान के रामसर जो है वहां पे आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था। उसमें इंडिया के इंडिया के द्वारा अब तक जो 42 जो वेटलैंड है उसको रामसर कन्वेंशन के तहत इसको शामिल किया गया है। इंडिया 1982 में इसमें शामिल हुआ था। तो मॉन्टे अब होता कि मॉन्टेस रिकॉर्ड है क्या। आप लोग ये भी याद रखिए जो बिहार का एकमात्र जो वेटलैंड लैंड है वो कांवर झील है जो कि बेगूसराय में अवस्थित है। अब है कि मॉन्टेस रिकॉर्ड है क्या। तो इसमें रामसर कन्वेंशन के तहत एक रजिस्टर है जिसमें कहा गया कि जितने भी वेटलैंड लैंड है उसमें प्रदूषण एवं अनमानवीय परिवर्तन के कारण जो इकोलॉजिकल स्वरूप में जो नकारात्मक परिवर्तन आ रहा है उसको उसमें शामिल किया जाता है, उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो केवला, पहले ये देख लीजिए केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। एक चिल्का झील उड़ीसा में है तथा जो लोकटक झील है वो मणिपुर में है। जैसा कि हमने बताया कि कांवर झील बेगूसराय में है। जो केवला द्वीप जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1990 में मॉन्टेस रिकॉर्ड के तहत शामिल किया गया। 1993 में क्या है कि चिल्का झील और लोकटक झील दोनों को शामिल किया गया था, लेकिन चिल्का झील को 2002 में इसको हटा दिया गया क्योंकि इसमें जो इकोलॉजिकल स्वरूप में जो नकारात्मक परिवर्तन आए थे वो ठीक हो गए थे। तो अभी भी जो 2 वेटलैंड लैंड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा जो लोकटक झील इसको मॉन्टेस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, अभी भी इसको रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा ई। भारत में प्रवाल भित्ति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो भारत में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, चारों में पाई जाती है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ई। जलीय तंत्र को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं है। तो हम लोग देखते हैं जलीय तंत्र को जो प्रभावित करने वाले कारक है सौर प्रकाश तो है ही, तापमान भी है, जो पानी में जो ऑक्सीजन जो घुलता है उसको घुलित ऑक्सीजन कहते हैं, ये भी है, पोषक तत्व भी है। तो कौन से कारक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, कोई सभी कारक है। अब एक रसदार फल जैसे कि अंगूर, नींबू, नारंगी, नाशपाती आदि निम्न में से निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं रसदार फल वो है भूमध्यसागरीय वन में। तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देखते हैं जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पेरी है, दक्षिण अमेरिका में पंपास है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स है, हंगरी में पुस्टाज है। ये जो चारों हैं वो मध्य अक्षांशीय घास भूमि है। इसमें क्या होता है कि लंबे एवं जो होता है सघन घास पाया जाता है। लेकिन ये चारों के अलावे मध्य अक्षांशीय घास भूमि है, एक जगह और पाया जाता है वो है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में भी घास का जो मैदान होता है उसको केंटबरी बोलते हैं, केंटरबरी इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा पेरिस, पंपास, डॉन्स, पुस्टाज और केंटबरी मध्य अक्षांशीय घास भूमि है। तो ये सुमिलित सभी है, तो इसको होगा इनमें से कोई नहीं, ई। अब है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के क्रम में बिहार से प्रथम सत्याग्रही किसको बनाया गया था। जो प्रथम सत्याग्रही जो बनाया गया था बिहार से वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में स्टार्ट किया गया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पूरा भारत स्तर पर जो प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था वो विनोबा भावे को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे बिहार की बात की जा रही है। इसका आंसर होगा बी।
सबने अवज्ञा के समय नंगी हड़ताल, जिसको हम लोग नेकेड स्ट्राइक बोलते हैं, नेकेड स्ट्राइक कहाँ पे किया गया था? तो हम लोग देखते हैं, सॉरी किस राज्य में, नहीं इसको सुधार लीजिएगा, बिहार राज्य के किस जिले में, किस जिले में किया गया था? तो ये सारण के जो छपरा जो जेल है, यहाँ पे क्या था कि सबने अवज्ञा आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं जो अपनाने के लिए एक आंदोलन चला था। इसी के क्रम में वहाँ के जो जो छपरा जेल के जो में रहने वाले जो कैदी थे, उन्होंने स्वदेशी वस्त्र की मांग की। उनको जब स्वदेशी वस्त्र नहीं मिला, वहाँ के जेल अधीक्षक द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया, तो वो नंगे रहने का उन्होंने फैसला किया। इसी को हम लोग नंगी हड़ताल कहते हैं। तो इसका संबंध सारण जिले से, तो आंसर होगा सी। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान तथा द्वैध प्रणाली के कामकाज की समीक्षा हेतु गठित की गई थी कौन सी कमेटी? तो कमेटी गठित की गई थी वो मूडीमेंट कमेटी, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे मूडीमेंट कमेटी में भी 4 भारतीय सदस्य थे। इसमें 4 भारतीय सदस्य थे। पहला थे सर शिवस्वामी अय्यर। दूसरे थे आर पी परांजे। तीसरे थे तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू भी उनको बोलते हैं। तो चौथे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप लोग याद रखिए, नाम हो सकता क्वेश्चन है। तो भारतीय परिषद अधिनियम के कामकाज समीक्षा के लिए जो कमेटी गठित की गई थी वो मूडीमेंट कमेटी थी। इसका आंसर होगा ए। ताना भगत आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ताना भगत जो आंदोलन हुआ था वो 1914 में हुआ था। 1914 में बिहार में ही हुआ था। इसका आंसर होगा बी। ये जो ऊंची लगान है तथा तो चौकीदारी कर के विरुद्ध हुआ था। चौकीदारी कर के विरुद्ध हुआ था। इनके द्वारा आदिवासी जनता को संगठित करने का भी प्रयास किया गया था ताना भगत आंदोलन के द्वारा। अब है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के लोक सेवकों के चयन एवं भर्ती के आधार पर खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात किया गया? तो ये है 8053 का जो एक्ट है उसके अनुसार ही किया गया था। इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं बायोलॉजी। कुछ क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो पैंक्रियाज में जो लैंगरहैंस होते हैं उससे होता है, पैंक्रियाज से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो डायबिटीज का जो प्रॉब्लम लोगों में होता है इसी इंसुलिन का, जो पैंक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकलने के कारण होता है। इसका उसका आंसर होगा ए। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं कि जिस लंबे समय तक अगर आप उपवास में रहते हैं या भूखे रहते हैं, ज़्यादातर लोग भूखे रहने के कारण ये बीमारी होती है। उसमें क्या होती है, जो शरीर में जो वसा है और जो प्रोटीन है वो टूटकर जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि जो वसा जो उत्तक है एवं पेशियों का जो क्षय होने लगता है, जिससे कि आदमी क्या होता है, जो बच्चे खासकर वो दुबले एवं कमजोर पड़ जाते हैं, दुबले एवं कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये जो रोग होता है वो उसको हम मैरास्मस बोलते हैं। इसका आंसर होगा ए। मानव मूत्र में जो पीला रंग होता है, पीला नहीं, एक पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट है, बर्नट के कारण होता है, इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम में एक पीला रंग का पिगमेंट है जिसके कारण ही जो मानव मूत्र का जो पेशाब होता है वो पीला रंग होता है। इसका आंसर होगा ई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में, CDRA सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर होगा डी। रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा के, विटामिन के का। इसका आंसर होगा डी।
लेकिन आप लोग विटामिन में हम लोग देखते हैं कि जो ए बी सी डी ई या के बारे में पढ़ता है, लेकिन विटामिन एफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी कम चर्चा इसकी की जाती है। तो विटामिन एफ का हम लोग देखते हैं, इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पाया जाता है, जो कि शरीर का डेवलपमेंट के ओमेगा 6 पाया जाता है, जो कि शरीर के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन एफ भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अब एक सुधा द्वैतवाद का प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो जो सुधा द्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वो है बलवाचार्य। इसका आंसर होगा सी। इसके प्रवर्तक क्या है? बलवाचार्य। लेकिन आप बलवाचार्य के बारे में हम लोग जान लें कि इनके द्वारा ये पुष्टि मार्ग के अनुयायी हैं। काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। बलवाचार्य का जो पुत्र है उसको नाम है विट्ठल नाथ। इनके द्वारा अष्ट छाप की स्थापना की गई थी। अष्ट छाप की जो अनुयायी थे उनके द्वारा ही कृष्ण भक्ति उसको लोकप्रिय बनाया गया था। तो आप लोग ये भी याद रखिए कि शुद्धोदयवाद के जो प्रवर्तक है वो बरवाचार्य थे। बरवाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी। इनके जो पुत्र हैं वो विट्ठलनाथ थे, उनके द्वारा अष्ट छाप की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति के आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो उसको आप लोग सही कीजिए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना निम्न में से किस सुख गुरु के द्वारा की गई थी? तो आप लोग पहले इसको देख लेंगे। गुरु रामदास को 1577 ईस्वी में अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दिया गया था अमृतसर में, जिसपे कि अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। तो अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी गुरु रामदास के द्वारा। लेकिन जो स्वर्ण मंदिर जो पूछा जा रहा है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी। दारा सिकों का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो दारा सिकों का जो संप्रदाय है वो कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के काफी मेन जो दारा सिकों का नाम आता है। इसको ये भी याद रखिए, जो इसके जो संस्थापक हैं कादरी संप्रदाय का वो है अब्दुल कादिर जिलानी। बिहार से जो संबंधित संप्रदाय है वो फिरदौसी संप्रदाय। आप लोग याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। दादनी प्रथा का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो दादनी प्रथा है क्या? तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था उसमें इसका मेन रीजन दादनी प्रथा भी था। इसमें क्या करता था कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे वो जो दस्तदार को अग्रिम राशि के रूप में एक टोकन दे देते, जिसमें उत्पादन तो अग्रीमेंट भी कर लिया जाता था, जिसमें काफी कम दाम पे उनको जो रॉ मटेरियल दिया जाता था तो ऊंचे दाम पे दिया जाता था, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट माल जो लिया जाता था वो काफ़ी कम मूल्य पे लिया जाता था, जिससे कि जो काफ़ी जो उत्पादक थे दस्तकार थे वो अपना रोजगार छोड़ दिए थे। तो इसके लिए दादनी प्रथा भी जिम्मेवार था। तो दादनी प्रथा का जो संबंध है वो दस्तकारों को अग्रिम राशि प्रदान कर उत्पादन हेतु जो एग्रीमेंट करता था उससे संबंधित है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई है वो महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में। लेकिन आप लोग 1932 में की गई थी, 30 नहीं 1932 में की गई थी। लेकिन बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग याद रखिए कि 1942 में इनके द्वारा अखिल भारतीय जनजाति संघ की स्थापना की गई थी 1942 में, तथा 1927 में 1927 में जो बहिष्कृत भारत है, बहिष्कृत भारत जो है वो पत्रिका का संपादन भी किया गया था। तो इसका आंसर होगा बी। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सा धातु है वो महत्वपूर्ण है? तो जंग रहित धातु बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्रोमियम है। लोहा में क्रोमियम मिलाने से ही लोहे पे जंग नहीं रखता है, जो कि स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका काफी उपयोग हम लोग करते हैं क्रोमियम मिला के। अब एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो जो सूखी सेल जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं टॉर्च वगैरह में, उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ये रासायनिक
ऊर्जा के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिसे कि हम लोग टॉर्च में देखते हैं कि रोशनी होती है, या काफी ट्रांजिस्टर का संचालन होता है। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा ई, इसका आंसर होगा ई। निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे कि जो यूरिया का उपयोग फर्टिलाइजर में करते हैं, सुपर फास्फेट का उपयोग भी हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का भी उर्वरक में करते हैं, सोडियम सल्फेट का उपयोग हम लोग उर्वरक में नहीं करते। इसका आंसर होगा डी। 5G स्पेक्ट्रम में जी शब्द प्रयुक्त होता है। तो जो हमें देख लें कि अभी हम लोग 4G स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं इंटरनेट में, हाई हाई इंटरनेट स्पीड जो है, लेकिन इससे भी बड़ा स्पीड जो 5G आने वाला है, इस पे जी जो डोनेट करता है वो जनरेशन की बात करता है। अभी हम लोग चौथे जनरेशन में है, पांचवें जनरेशन में जाने वाले हैं, तो इसका आंसर होगा डी। जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? तो आप लोग घर में भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही भरेगा। आप लोग ऐसे देखिए कि जो ग्लास है, ग्लास में यहाँ पे अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है तो इतना आयतन ऑलरेडी पहले से ले रहा है, इतना घनत्व ले रहा है, तो पानी भी अगर एक बर्फ का पिघलेगा तो ये पानी बनेगा। तो इसका आय जब इसके पानी का स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना एरिया पहले से वो छेके हुए था उसी में वो वाटर रहेगा। इस पे है कि पानी का स्तर पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वही रहेगा जितना पहले था। प्रकाश का रंग जो निर्धारित करता है वो कौन सा है? तो जो प्रकाश का जो रंग निर्धारित करता है वो तरंगर्ज है। हम लोग देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न रंगों का जो तरंगर्ज, जो विभिन्न रंग है उसका तरंगर्ज अलग अलग होता है। लाल रंग का जो तरंगज है सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंगज होता है वो सबसे कम होता है। इसी कारण हम लोग देखते हैं जो जो रेड कलर है, लाल लाइट, ट्रैफिक में हम लोग देखते हैं रेड कलर का यूज होता है, वहां पे काफी दूर से वो सिग्नल दिखाई पड़ जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक 200 रुपया में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है? तो आपको एकक नियम से भी आपको बना सकते हैं, एक समान के बना सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक होता है इसमें, इस तरह का क्वेश्चन हो तो यहाँ पर देखें 200 रुपया में 6 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है 20% की कमी होने से। तो यहाँ पे 20% बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 200 गुना 20/100 बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 40/6, मतलब 20/3, यानी 6.33। तो जो कम हुआ मूल्य होता है वो 6.33। कोई आंसर नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसको एकक नियम से भी बना सकते हैं। अगर एक मैथ पे मैं क्लास लूंगा तो इसका क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या होता है मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन है 28वां। इसमें है कि फ्लैश फ्लैट ए बी सी डी ई इस प्रकार से है कि ए के ऊपर है हो गया ई, बी के नीचे हो गया सी, ए के नीचे हो गया बी और सी के ऊपर हो गया डी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ई हो गया, यहाँ से लेते हैं तो ए हो गया, ए के नीचे बी हो गया, बी के नीचे सी है लेकिन सी के ऊपर डी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा। तो ए फ्लैट हो गया, 5 फ्लैट, सबसे जो नीचे है वो सी है। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर पे। अरुण रोहित का पिता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे इससे हम लोग पुल्लिंग की बात करेंगे और यहाँ पे इससे स्त्रीलिंग की बात करेंगे, जेंडर पे। तो यहाँ पे देखते हैं अरुण जो है रोहित का पिता है, ये पुल्लिंग हो गया। रोहित माला का भाई है, तो जो यहाँ पे माला हो गया, माला का भाई भी पुल्लिंग हो गया। लेकिन माला है जो दिलीप की पत्नी है, दिलीप की पत्नी हो गई, ये स्त्रीलिंग हो गई, पत्नी हो गई माला। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो दिलीप हो गया इसका जीजा जी। इसका आंसर होगा ए। अब है कि 5 फरवरी 2020 को बधावन में केंद्र सरकार के द्वारा एक नए बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी दी गई थी, या किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बधावन में अभी तक आप लोग ये पहले देख लीजिए कि अब तक 12 इंडिया में बड़े बंदरगाह हैं।
ये 13वें बंदरगाह के रूप में इसकी स्थापना की जा रही है। अगर फुल कैपेसिटी से काम करने लगेगा तो इंडिया का जो कैपेसिटी है पोर्ट में वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करने में, उसका जो टेक्नोलॉजी है वो टॉप 10 में आ जाएगा यहाँ पे। तो जो बंधावन जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर होगा सी। अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप तथा निकोबार द्वीप समूह किस चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग है? तो जो एक दूसरे से तो अलग है वो सी, 10 डिग्री चैनल के द्वारा ही एक दूसरे से अलग है। इसका आंसर होगा सी। भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल रामाजायो, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वो मणिपुर में। मणिपुर में जो लोकटक झील है यहाँ पे वो केबुल लामाजाओ स्थित है। यहाँ तैरता हुआ इसलिए कि यहाँ पे पानी के ऊपर जो मिट्टी है और घास पाया जाता है वो हमेशा तैरता रहता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसी में एक संघाई हिरण पाया जाता है। इसका आंसर होगा बी। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है चोलामाऊ, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसका नाम है चोलाहामू। झील किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे अधिक जो ऊंचाई पे जो अवस्थित है वो है सिक्किम राज्य में। तो चोलाहामू जो झील है वो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। आप लोग ये भी याद रखिए कि सिक्किम राज्य में एक और झील अवस्थित है, इसको हम लोग नाम जानते हैं सोगमो। सोगमो झील भी आप लोग याद रखें, ये भी सिक्किम में पाया जाता है। इसका आंसर होगा डी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे निर्मित है? तो धुआंधार जो जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे अवस्थित है। नर्मदा में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर है, यहाँ पे ये जलप्रपात पाया जाता है। इसका आंसर होगा सी। अटलांटिक महासागर में से कौन सी जलधारा है जो ठंडी जलधारा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर में जो ठंडी जलधारा है बेगुएरा ठंडी जलधारा है, कैनेरी ठंडी जलधारा है, पोर्टलैंड भी ठंडी जलधारा है, लेबाडोर भी ठंडी जलधारा है। तो इसमें से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ई, सभी ठंडी जलधारा ही है। अब है कि पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए बच्चों में संक्रमण से बचाव, उपचार, रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ष किस माह में राष्ट्रीय पोषण माह चलाया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जगह चलाया जाता है। इसमें है कि जितने भी लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उनको बच्चों को देखभाल, उनको पोषण के बारे में जागरूक किया जाता है। इसका आंसर होगा बी। बम्बूनॉमिक्स का संबंध किससे है? तो बम्बूनॉमिक्स है क्या, पहले हम लोग देख लें कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सितंबर 2019 में भारत सरकार के द्वारा 4P1000, इसको हम लोग जो सोशल मीडिया में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो 4 प्रोडक्ट 1000 मतलब हुआ कि जो इस मिशन के माध्यम से 4000 उत्पादक इकाइयों को यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मतलब 4000 ही है, यहाँ पे 4 ही नहीं हुआ, 4000 ही है। 4000 प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसको विकास इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इसी के तहत जो आदिवासी को जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। इसका आंसर होगा बी। मीठी क्रांति, इसको हम लोग स्वीट रिवोल्यूशन कहते हैं, इसका संबंध किससे है? तो ये जो वैज्ञानिक आधार पे जो मधुमक्खी पालन है, इससे इसका संबंध है। इसका आंसर होगा डी। मिशन पूर्वोदय का संबंध किससे है? तो जो मिशन पूर्वोदय है वो पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो इस्पात मंत्रालय है उनके द्वारा ही ये चलाया गया है मिशन पूर्वोदय। इसका आंसर होगा बी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पहले है क्या? जिसमें है कि जितने भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति, इसको हम लोग वरिष्ठ नागरिक हम लोग बोलेंगे, वरिष्ठ नागरिक को
पेंशन देने से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ए। इसके तहत क्या होता कि 10 वर्षों तक 8% रिटर्न देने की गारंटी की गई है। इसमें है कि अगर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें मिनिमम आपको जो पेंशन मिलेगा वो 1,000 रुपया, तो मैक्सिमम 10,000 रुपया तक मिल सकता है। वो डिपेंड कर देगा कि आपने कितने प्रीमियम के रूप में हर एक माह पैसा देते हैं। अब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो ये आप लोग पहले ये देख लीजिए, मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं तथा 4 सदस्य होते हैं। इसी अनुसार जो राज्य मानवाधिकार है, यहाँ पे राष्ट्रीय हो गया, यहाँ पे राज्य मानवाधिकार अगर है तो वहां पे एक अध्यक्ष होता है तथा 3 सदस्य होता है। अभी जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या मैक्सिमम 70 वर्ष की उम्र होने का। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि इसके पहले जो था कि 5 वर्ष था, लेकिन जो है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 में क्या किया गया था कि इसको 5 वर्ष को घटा के 3 वर्ष किया गया था, तथा जो मैक्सिमम जो एज का लिमिट है वो 70 वर्ष रहने दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ए। सतत विकास लक्ष्य में कुल कितने विकास लक्ष्य निश्चित किए गए हैं। तो सतत विकास, इसको हम लोग SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये इसमें क्या है कि हर एक देश को कुछ टारगेट है, उसको 70 टारगेट रखा गया है, वो 2030 तक इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 17 विकास लक्ष्य इसको रखा गया है। इसके अलावा 169 उद्देश्य भी है। तो आप लोग याद रखिएगा SDG में, यहाँ पे SDG में 17 विकास लक्ष्य है तथा 169 उद्देश्य है। इसका जो मेन थीम है वो है कि कोई पीछे ना छूटे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जो कोई पीछे ना छूटे, इसमें कि सभी को बराबर लेके चलने की बात कही गई है। कृषि के विकास के लिए दीवाने को ही जो नामक स्वतंत्र विभाग की स्थापना किनके द्वारा की गई है। तो जो दीवाने को ही जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग सल्तनत काल में देखते हैं तो जो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में जो भी काम हुए उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा आपको। इसका आंसर होगा सी। सल्तनत काल में मुसलमानों से लिए जाने वाले जो भूमि कर था उसको क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उस्र और खजात, ये दोनों भूमि कर था। जकात और जजिया ये धार्मिक कर था। ये था कि मुसलमानों से लिया जाता था, एक गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये भी है कि मुसलमानों से लिया जाता था। ये जजिया था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मुसलमानों से लिए जाने वाले जो भूमि कर था वो उसको हम लोग उस्र कहेंगे। ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति महान्यायवादी की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को की जाती है, राज्यपाल के बीच की जाती है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो डिफैक्टो जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो इसका आंसर होगा डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य पहले 10 था, अब 11 हो गया था। 1976 में जो 42वें संशोधन हुआ था उसमें जो सरदार स्वर्ण शिष्य कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के आधार पे ही संविधान में अनुच्छेद 51 का 51 का के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसका आंसर होगा सी। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको आपातकाल 3 अनुच्छेद के तहत लगता है, 352, 365 और 370। यहाँ पे है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। 365 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, संविधान के अनुसार राज्यों में शासन नहीं चल रहा तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
अब इस 370 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, जो कि अब तक इंडिया में नहीं लगा है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है 352 में, वहां पे हम लोग देखेंगे कि इस पे क्या कहा गया है कि यदि युद्ध हो या आपातकाल हो या सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको 44वें संशोधन जो 1979 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसको एक यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था, जिसको आंतरिक अशांति को रिप्लेस किया गया था। जो कि हम लोग देखते हैं कि 1975 में जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो आंतरिक अशांति के आधार पे ही वहाँ पे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। इसी कारण जो इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है, वो आंतरिक अशांति को रिप्लेस कर देती है, वो सशस्त्र विद्रोह जोड़ता है। वो यहाँ पे है कि कितने दिनों के भीतर लोकसभा में राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। तो ये है 1 माह यानी 30 दिनों के अंदर लोकसभा में राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर एक बार अनुमोदन हो जाता तो वो 6 महीने तक, 6 माह तक वो आपातकाल रह सकता है। 6 माह से अधिक बढ़ाने के लिए फिर लोकसभा में राज्यसभा का जो विशेष बहुमत से पुनः पारित करना आवश्यक है। एक विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है टांग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके द्वारा ही विश्व निवेश वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको हम लोग बीपो बोलते हैं, का मुख्यालय क्या है। तो पहले हम लोग बीपो के बारे में जान जाए कि ये है क्या। तो जितने भी रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा जो बौद्धिक संरक्षण है, विश्व में जो बौद्धिक संरक्षण है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी 1967 में। इसमें अब तक 193 सदस्य हैं। इसके जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है, वहां पे है। तो इसका आंसर होगा सी। अब लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह में कौन सी संस्था विकास देशों में निजी क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है वो निजी क्षेत्र के विकास पे केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय, या इसके बारे में इसका आंसर होगा बी। लेकिन इसके बारे में 3 ऑप्शन है जो विश्व बैंक की संस्थाएं हैं, इसके बारे में हम लोग जान ले, अगर इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो विकास संघ है, सॉरी इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ए होगा, नहीं तो ये होगा। इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका आंसर ए होगा, जो कि निजी क्षेत्र के विकास पे केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय जो विकास संघ है वो करता कि विश्व के सबसे जो 75 गरीब देश है वहां पे बुनियादी सुविधाएं, यहाँ पे इनको बुनियादी सुविधाएं देता है, बुनियादी सुविधाएं देकर उसको डेवलपमेंट का काम किया जाता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी है जो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो गैर वाणिज्यिक जो जोखिम है, गैर वाणिज्यिक नॉन कमर्शियल जो जोखिम है उसको कम करने के लिए ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी जो एजेंसी है वो काम करता है। ये निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है वो सुलह एवं मध्यस्थता का काम करता है, सुलह एवं मध्यस्थता का काम करता है। तो मैं समझता हूँ ये 50 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कशन किया वो आपको जो भी एग्जाम आप याद है बीपीएससी, सीडीपीओ या बिहार एसएससी या कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रत्येक संडे को मैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज जो आयोजित करता हूँ उसको मैं आप चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए। लेकिन 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है, इसमें आपको लगता है कि कोई इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बेल बटन को क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन मुझे मिलता रहेगा। सप्ताह में मैं चाहता हूं कि प्रत्येक संडे को टेस्ट सीरीज जो आयोजित करता हूं उसके अलावा 1 या 2 टॉपिक पे मैं वीडियो बना के जरूर अपलोड करता हूं प्रत्येक सप्ताह, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।